नमस्कार। YouTube चैनल के संडे क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। मैं फिर से 11th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेखन कला एवं शहरी जीवन में तृतीय भाग यानी थर्ड पार्ट लेकर के उपस्थित हूं, जिसमें आज हम देखेंगे। पहले पार्ट में हमने देखा था मेसोपोटामिया का इंटीग्रेटेड स्वरूप, दूसरे पार्ट में हमने उर और उरू का देखा था, और तीसरे में हम देखेंगे ये मारी, एक ऐसी सभ्यता जिसका विकास या जिसकी स्थापना एक पशुचारक से व्यापारिक नगर के रूप में हुई है। मारी मेसोपोटामिया का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर था। ये कृषि नगर थे, लेकिन ये व्यापारिक नगर हैं और ये थोड़ा सा दूर पड़ते हैं, इसलिए यहां जल कम पहुंचता है, इतनी उपजाऊ भूमि वहां नहीं है, लेकिन फिर भी उतना है कि जितना से पशुचारण हो सके, लेकिन फसलों का उत्पादन अपेक्षाकृत कम है। 2000 ईस्वी के आसपास, 2000 ईसा पूर्व के आसपास मारी नगर शाही राजधानी के रूप में फेमस था और दक्षिण के उस मैदानी भाग में अवस्थित नहीं है जहां पे भरपूर मात्रा में खेती होती थी। यहां फरात नदी की उर्वर धारा यानी धनायन का स्वरूप भी बदला है। जब नदियां तिरछी होती है तो समझिए जलधाराएं उसकी कमजोर होती है, और वहां पशुपालन और खेती होते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे नहीं। किसान और पशुचारक दोनों तरह के लोग रहते हैं, लेकिन प्रदेश का जो अधिकांशतः लोग है वह भेड़ बकरी चराने का काम करता है, यानी पशुपालक है। पशुचारक को जब अनाज, धातु के औजार, चमड़ा इत्यादि की जब आवश्यकता पड़ती है तो वे लोग पनीर, दूध से बना हुआ पनीर, चमड़ा और मांस से उन वस्तुओं का बदलाव करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। और पशुपालन से एक फायदा और होता था कि उसके गोबर से खेतों की भूमि उपजाऊ हो जाती थी। समय के अनुरूप किसान और गड़ेड़िया, किसान जो खेती बाड़ी करते हैं, गड़ेड़िया निश्चयफर्ड जो पशुपालन का काम करते हैं, ये लोग खानाबदोश होते हैं और एक जगह से दूसरे जगह आना जाना हमेशा रहता है, और इन लोगों में आपस में झगड़ा भी होता है, क्योंकि पशुपालक जो है बोए हुए खेतों में अपना पशु छोड़ देता है, जिससे फसल नष्ट हो जाती है। इसलिए उनकी रास्ता रोक दिया जाता है, नदी के रास्ते पे भी नहीं जाने दिया जाता है। और ये खानाबदोश में भी एक डिमेरिट होता है कि ये लुटेरे किस्म के होते हैं, मौका पकड़ के सामान चुरा लेते हैं। मेसोपोटामिया के इतिहास पर हम नजर डालें तो ये जो झुंड थे यायावर जनजाति के थे। यायावर जनजाति ये पश्चिमी के क्षेत्र, पश्चिमी रेगिस्तान के क्षेत्रों से आए थे और झुंड के झुंड एक साथ चलते थे। इनमें गड़ेड़िया के साथ फसल काटने और मजदूरी करने के लिए इन क्षेत्रों में आते थे। खानाबदोश थे, काम के बदले अनाज इनको मिलता था, लेकिन यही बाद में खुद का शासन भी स्थापित करते हैं। ये जो खानाबदोश थे, ये मारी के जो राजा थे, ये एमोराइट समुदाय के थे। एमोराइट समुदाय के थे, सबका अपना अपना समुदाय था।
कुछ एमोराइट, कुछ असीरियाई, कुछ आर्मेनियन इत्यादि अलग अलग समूह से आते थे। और आते आते यहां के जो पारंपरिक देवता थे उनको मानना उन्होंने छोड़ दिया और खुद वहां के देवी देवताओं का आदर करना छोड़ दिया और अपने यहां के मूल देवता ड्रैगन को मानना शुरू किया। ड्रैगन को मानना शुरू किया और उसी के लिए उन्होंने आगे चल के मंदिर का निर्माण भी कराया। उनकी जीवन शैली अलग थी और यहां की सभ्यता में मिक्स होने के बाद में सबकी संस्कृति पर प्रभाव पड़ा। किंतु जो मारी के राजा थे वह हमेशा सतर्क रहा करते थे, विभिन्न समूह जातियों से चिंतित रहते थे। चरवाहों को राज्य में चलने फिरने की इजाजत तो थी, लेकिन उस पर कड़ी नजर रखी जाती थी, क्योंकि ये पशुचारक अक्सर कुछ घटनाओं को हमेशा अंजाम देते रहते थे। जैसे दूर देश के राजाओं से जो संपर्क किया जाता था, ये लोग जिस समूह में रहते थे ये आपस में एक दूसरे से लड़ते थे, हमला करते थे, रात को आग लगा देते थे। और इस तरह धीरे धीरे मारी नगर का विकास हुआ। अब विकास के क्रम में यह एक व्यापारिक महत्व का क्षेत्र बन गया। लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मंदिरों के किस्म का सामान यानी नावों के माध्यम से फरात नदी में आवाजाही होता था और इनका व्यापार जो था दक्षिण के क्षेत्रों तुर्की, सीरिया, लेबनान, तुर्की, सीरिया, लेबनान इत्यादि क्षेत्रों में इनका व्यापार होता था। तो जो ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यापार था, साथ ही एक बंदरगाह बन चुका था। हमारी अन्य देशों से सामान इसी के बंदरगाह से होकर के जाता था, उसको ठहरना होता था और उसकी एक सीमा तय थी कि आप कितना सामान ढो सकते हैं। और माली के जो राजा होते थे वे खुद नाव का अवलोकन करते थे और एक नाव पर एक बार में नदी में 300 पेटी तेल ले जाने की इजाजत थी। सामान तो अन्य भी जाते थे, लेकिन तेल के मामले में सख्ती था कि तेल पानी को दूषित करते हैं, ऊपरी सतहों को नुकसान करते हैं। अगर इसे ज्यादा ले जाते तो उसे दंड लिया जाता था। साथ ही वहां के राजा को कुल कीमत का 10% टैक्स देना होता था। यानी टैक्स की परंपरा आज नहीं, उस समय से। एक विशेष किस्म के नौकाओं से व्यापार होता था। कुछ पट्टिकाओं में यह भी जिक्र मिलता है कि तांबे का जो आयात होता था अलासिया से होता था। अलासिया, क्योंकि अलासिया जो था उस समय तांबे के मामले में सबसे समृद्ध क्षेत्र था, सबसे समृद्ध देश था। धातु रागा भी का भी व्यापार होता था। तांबा औजार बनाने, उसमें रांगा मिलाकर कांसा बना करके उसे मजबूत हथियार बनाए जाते थे। सैनिक दृष्टि से मारी उतना संपन्न नहीं था, लेकिन व्यापार और समृद्धि के मामले में वह अद्वितीय था, उसका कोई जोड़ नहीं था। अब देखेंगे
मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व है, इंपोर्टेंस क्या था। मेसोपोटामिया वासी शहरी जीवन को ज्यादा महत्व देते थे और समुदाय और सांस्कृतिक के साथ साथ वहां के नष्ट होने के बाद में, क्योंकि शहरों का नष्ट होना स्वाभाविक था, काव्यों के जरिए उन्हें याद किया जा सके। मेसोपोटामिया के लोगों को अपने शहर पे इतना गर्व था कि विनाश से पूर्व मरवर्षी वर्णन काव्यों में किया गया, जिसका नाम था गिलगेमिस महाकाव्य। गिलगेमिस यह उस समय का महाकाव्य था जो 12 पट्टिकाओं में लिखा गया था। 12 पट्टिकाओं में अंकित गिलगेमिस एक महाकाव्य था और उसमें वहां की शासन व्यवस्था, वहां की समृद्धि, वहां के युद्ध और दूर दूर प्रदेशों के साथ संबंध इत्यादि का जिक्र था। वहां के एक राजा उरुक नगर के जो गिलगिमिस एरमरकर के बाद में वहां का राजा हुआ करता था और वह सामरिक दृष्टि से उरुक शहर को संपन्न बनाया था, लेकिन उसका एक मित्र अचानक मर गया। जब उसका मित्र मर जाता है तो वह काफी टूट जाता है और अमरत्व की खोज में कई समुद्र पार करता है, पर्वत पहाड़ी पार करता है, दुनिया का चक्कर लगाता है और सबके बावजूद भी उसे जब अमरत्व की प्राप्ति नहीं होती, यानी अपने आप को संतुष्टि नहीं होती है, तो फिर अपने शहर में वापस आता है और यहां आकर के यहाँ की ईंटों को देखता है, चारदीवारी को देखता है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आप संतुष्टि जो है यही है और लगता है कि नहीं ठीक है, मेरा दोस्त तो इतना राज नहीं कर पाया, इतनी खूबसूरत, इतनी भव्यता का, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा पुत्र जो होगा यहाँ की जगहों का आनंद लेगा अगर वह जीवित रहता है तो। और उस अपने आप को सांत्वना दिया। इसकी जो मार्मिक कहानियां हैं उसको भी कई लेखों में लिखा गया है। साथ ही लेखन कला के क्षेत्र में लेखन कला का महत्व, लेखन कला के क्षेत्र में भी मेसोपोटामिया अन्य उस समय की पारंपरिक सभ्यताओं से कहीं आगे था। वहां की सभ्यताएं मौखिक रूप से या किताबी रूप से जीवित रह सके, इसलिए उसको दस्तावेजों और किताबों की जरूरत पड़ती, लेकिन उस समय ना दस्तावेज थे ना किताब थे, इसलिए पट्टिकाओं पर लिखे जाते थे और विद्यालयों में उन परंपराओं की शिक्षा दी जाती थी ताकि सदियों तक वह जीवित रह सके कि हमने दुनिया को क्या दिया। कालगणना, गणित यानी समय का गणना जिसको कालगणना कहते हैं, और गणित, ये दोनों मेसोपोटामिया की सभ्यता की देन है, जिसने वर्गमूल और चक्रवृद्धि ब्याज इत्यादि सिखाया। साथ ही कालगणना में एवं ऋतु का मान भी संभवतः कुछ हद तक बताया, पूर्ण तो सत्य नहीं था लेकिन कुछ हद तक बताया। कालगणना चांद से होती थी, रात की चांद की स्थिति,
तारों की स्थिति से समय का पता लगाते थे। महीना 28 दिन का इसका विभाजन, एक दिन में 24 घंटे होते हैं इसका विभाजन, 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं इसका विभाजन, 1 महीना में 4 सप्ताह होते हैं। ये सारे जो है मेसोपोटामिया के लोगों की ही खोज है। इसके अलावा पानी के आयतन निकालना और तो और जब सिकंदर 326 ईसा पूर्व के आसपास जब इन क्षेत्रों पर आक्रमण किया तो वहां से उन्होंने अन्य क्षेत्रों में जब गया, जैसे इस्लामिक क्षेत्रों में गया, तो उसने मध्यकालीन यूरोप तक के सफर में यहां के गणितीय और काल गणना वाली चीजों का जिक्र पूरे देश में किया और वहीं से यूरोप, सऊदी अरेबिया और एशिया में इन गणित, कालगणना, वहां की लेखन कला का जो प्रसार है संपूर्ण विश्व में हुआ। इसी के साथ जब कभी सूर्य ग्रहण लगता था या चंद्र ग्रहण लगता था, उस तिथि को लोग नोट करते थे कि किन स्थिति में और तारामंडल की क्या स्थिति है, कैसा ग्रहण हुआ है और उसे आने वाले समय में ग्रहण कब लगेगा, सूर्य ग्रहण कब लगेगा, इसका सही सही अंदाजा लगा लेते थे, क्योंकि पट्टियों पर लिख देते थे कि आगे का ग्रहण, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कब होगा। यानी कुल मिला के देखें तो मेसोपोटामिया के शहरी लोग आधुनिक तौर तरीकों से परिचित नहीं थे और प्रारंभिक प्रयासों का अगर अवलोकन करें तो अन्य क्षेत्रों की सभ्यताओं से सुंदर थे। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि विश्व की जितनी सभ्यताएं हुई उसमें सबसे लंबी चलने वाली सभ्यता रही। 11th इतिहास का यह पहला चैप्टर आज यही समाप्त होता है। फिर अगले समय हम अगला चैप्टर लेकर के आएंगे। तब तक इस वीडियो को पूरा देखें और मेरा यह सलाह होगा कि इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें, तब चीजें स्पष्ट होंगी और बातें समझ में आएंगी। और मेरा भी यह पहला प्रयास है, हो सकती है कुछ त्रुटि हो तो अगले वीडियो में इसको सुधार लिया जाएगा। और कमेंट के माध्यम से ये बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।